हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि किस में इला प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन ए है जटिल, ऑप्शन बी है शामिल, ऑप्शन सी है स्नेहिल और ऑप्शन डी है फेनिल। तो हमको बताना है कि किस में इला प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नहीं है, में नहीं है। तो ऑप्शन ए है जटिल, ऑप्शन बी है शामिल, ऑप्शन सी है स्नेहिल और ऑप्शन डी है फेनिल। तो किस में इल प्रत्यय नहीं है? तो शामिल में क्या है? इल प्रत्यय नहीं है। ठीक है, शामिल में क्या है? इल प्रत्यय नहीं है। जटिल में क्या होगा? तो ये होगा जटा प्लस इल। ठीक है, स्नेहिल, स्नेहिल में स्नेह है प्लस इल, इसमें भी इल प्रत्यय है। फेनिल में फेन प्लस इल। ठीक है, ये क्या है? इन तीनों में इल प्रत्यय लगा हुआ है। क्या है? शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है शरीर के लिए सभी पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनें। ठीक है, शरीर के लिए सभी सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनना है। तो ऑप्शन ए है तन देह घात, ऑप्शन बी है तन देह गरात, ऑप्शन सी है तना देह घात और ऑप्शन डी है तन अहे अदेह घात। तो शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति कौन सी होगी इसमें? तो शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? कि तन होता है, गे होता है, घात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है। ठीक है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है, यानी हमको बता रहा है कि सुंदर कैसा पद है। तो ऑप्शन ए है प्रविशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक विशेषण और ऑप्शन ए विधेय विशेषण। तो सुंदर इसमें क्या है? तो सुंदर इसमें विधेय विशेषण है। ठीक है, क्या है? विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ है हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी है तनुज, ऑप्शन सी है अग्रज और ऑप्शन डी है मनुज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए होगा एक शब्द अग्रज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, इसको हमको क्या करना है? इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो ऑप्शन ए ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, ऑप्शन बी है जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, ऑप्शन सी है तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा और ऑप्शन डी है तुम्हारे बाहर आते ही वह रोने लगा। तो इसको हम क्या है कि तुम बाहर गए और वह रोने लगा, इसको हमको सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य इसका क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य होगा कि तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ये क्या है? ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमको बताना है कि किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी है अवचन, ऑप्शन सी है अवाप्ति और ऑप्शन डी है अवध्य। तो किसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसमें अ उपसर्ग लगा है? तो ये है अवाप्ति में क्या है? अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा कि अ प्लस आपति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का हमको विलोम शब्द बताना है कि कौन सा विलोम शब्द होगा। तो ऑप्शन ए निवृत्त, ऑप्शन बी है निवृत्ति, ऑप्शन सी है निर्वृत्ति और ऑप्शन डी है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवृत्ति का सही विलोम होगा निवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। तो ऑप्शन ए विरह है अथवा यह वरदान, ऑप्शन बी है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, ऑप्शन सी है देख लो साकेत नगरी है, यह देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही, और ऑप्शन डी है प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। तो किसमें विरोधाभास अलंकार है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं बताना है। तो ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है क्रिया और ऑप्शन ए विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ बताना है तो ऑप्शन ए कपड़े की सिलाई खुल जाना, ऑप्शन बी है बर्तन की कलई उतर जाना, और ऑप्शन डी है रस प्रकट हो जाना, और ऑप्शन डी है कली का खिलकर फूल बन जाना। तो कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा, तो इसका होगा रहस्य प्रकट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम है। ठीक है, लौकिक काम को विलोम बताना है कि लौकिक का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी है कुटिल, ऑप्शन सी है सांसारिक, और ऑप्शन ए दुनियावी। तो लौकिक का विलोम क्या होगा, तो लौकिक का विलोम होता है अलौकिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यंजित, ऑप्शन बी है व्यथित, और ऑप्शन डी है समित, और ऑप्शन डी है गहिर्त। तो किस में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। व्यथित क्या है ये, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे न्यून शब्द में कौन सी संधि है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि, और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो न्यून में कौन सी संधि होगी, तो न्यून का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी प्लस उन होगा। ठीक है, नी प्लस उन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें छोटी ई और बड़ा ऊ मिलके क्या बन रहा है, तो यू बन रहा है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यण संधि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनीय के आधार पर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनीय के आधार पर सही है। तो ऑप्शन ए तात्कालिक, ऑप्शन बी है तात्कालिक, और ऑप्शन डी है तत्कालिक, और ऑप्शन डी है तात्कालिक। तो वर्तनीय रूप से हमको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन लिखा गया, तात्कालिक शुद्ध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तात्कालिक कैसे शुद्ध लिखा जाता है, तो तात्कालिक ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए काम करने की बहुत धीमी गति, ऑप्शन बी पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले, ऑप्शन सी व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए, और ऑप्शन डी पैदल चलने में बहुत समय लगता है इसलिए पैदल न चलें, समय की बचत करें। तो 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा, तो इसका भावार्थ होगा कि काम करने की बहुत धीमी गति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी है लाघव, ऑप्शन डी है उपदेशक, और ऑप्शन डी है विवरण। तो कौन सा इसमें है जो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या है, उपदेशक क्या है, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला है मनगढ़ंत का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, मनगढ़ंत का सही समासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए मन के लिए गढ़ा, ऑप्शन बी है मन से गढ़ा, ऑप्शन सी है मन पर गढ़ा, और ऑप्शन ए मन का गढ़ा। तो मनगढ़ंत का सही समासिक विग्रह का क्या होगा, तो ये होगा मन से गढ़ा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ऑप्शन बी है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ऑप्शन सी है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, और ऑप्शन डी है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए
लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ऑप्शन बी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है, बालक घर जा चुका था। और ऑप्शन डी है, दो और दो मिलकर चार होते हैं। तो हमको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया की संभावना अर्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषित शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वितरण अधिकारी, ऑप्शन बी है सम वितरण प्राधिकारी, और ऑप्शन डी है वितरण प्राधिकारी, और ऑप्शन डी है सम वितरण अधिकारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सम वितरण प्राधिकारी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, और ऑप्शन डी है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी है परमाल, और ऑप्शन डी है मीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये है चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला है, मधुशाला के रचयिता कौन है? ठीक है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, और ऑप्शन डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए। ठीक है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो हमको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, किस में त्रुटि है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि लीची खरीदने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदने नहीं होगा, खरीदनी है। ठीक है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। ठीक है, तो कौन सा हमारा किस भाग में त्रुटि है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों य, र, ल और व को उचित क्रम में लगाइए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो। ठीक है, हमको इन सबको उचित क्रम में लगाना है ताकि सही वाक्य का निर्माण हो। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहले हम व को लेंगे, फिर उसके बाद ल को लेंगे, फिर य को लेंगे और र को लेंगे। तो चलिए इसके एक साथ पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि सही वाक्य का निर्माण हो रहा है कि नहीं। तो क्या है कि पहला तो लेंगे हम, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, फिर उसके बाद वो लेंगे, पश्चात पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका गीतावली, जिनमें विनय पत्रिका गीतावली, उसके बाद ल लेंगे, गीतावली अयोध्या चले गए। क्या है यहाँ पे ल के बाद व के बाद ये ल वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, उचित क्रम नहीं बैठ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद बी वाला हम देखेंगे। तो बी वाला क्या है कि सबसे पहले य लेंगे, फिर उसके बाद र लेंगे और व लेंगे, फिर ल लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। क्या है, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात वह कभी कभी काशी और चित्रकूट चले जाते थे। क्या है, ये वाला हम लेंगे पहले पे। तो क्या है, ये उचित क्रम नहीं बैठ रहा है पहले से ही। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका अगला सी वाला हम चेक करते हैं। तो सी वाले में सबसे पहले ल लेंगे, फिर य लेंगे, फिर र लेंगे और व लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, फिर ल लेंगे, पश्चात अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखी, फिर उसके बाद यह है, वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे, फिर उसके बाद र लेंगे, रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य, फिर उसके बाद वह बचा, अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त, रामायण, रामलला, नहुत और हनुमान बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है,
चलिए इसको एक साथ हम एक ही बार में पढ़ते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा कि यह सही वाक्य का निर्माण हो रहा है कि नहीं। कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखी। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित रामायण, रामलला, नहछु और हनुमान बाहुक आदि अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये उचित क्या है, सही वाक्य का निर्माण इससे हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। ठीक है, हमको ये जो शब्द दिया है इसका अर्थ बताना है। तो अमूल और अमूल्य, इनका हमको अर्थ बताना है कि इनका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन है जकड़ रहित कीमत, ऑप्शन बी है जाल रहित कीमत कीमती, और ऑप्शन सी है जड़ रहित कीमती, और ऑप्शन डी है जल रहित कीमती। तो अमूल और अमूल्य, इसका अर्थ क्या होगा हमको बताना है। तो क्या होगा इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होगा जड़ रहित कीमती। जड़ रहित कीमती, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है, आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 3। तो आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ठीक है, हमको देशज शब्द बताना है कि इसमें से देशज शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है जूता, ऑप्शन बी है कीमत, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है देहात। तो इसमें देशज शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो इसमें क्या है, जूता क्या है, देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, जालक का तद्भव है। हमको बताना है, जालक का तद्भव बताना है। तो ऑप्शन ए है झरोखा, ऑप्शन बी है चालक, ऑप्शन सी है झलक और ऑप्शन डी है नालक। तो जालक शब्द का तद्भव क्या होगा? तो जालक शब्द का तद्भव होगा झरोखा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसमें से हमको बताना है कि कौन तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए है अनहित, ऑप्शन बी है विनती और ऑप्शन डी है डाकिनी और ऑप्शन डी है अटारी। तो इसमें कौन एक तत्सम शब्द है हमको बताना है। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो विनती क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है त्र और ऑप्शन डी है ज्ञ। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये स क्या है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को और ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवहारिक समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवहारिक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवहारिक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भरे पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है शांत रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस और ऑप्शन डी है श्रृंगार रस। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार गलत हुए, श्रृंगार रस। तो सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भरे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, ऑप्शन बी है विलोम शब्द युग्म, ऑप्शन सी है पर्याय शब्द युग्म और ऑप्शन डी है निरर्थक शब्द युग्म। तो बच्चे बूढ़े, ठीक है, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो ये
क्या है, विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निजवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे आपका प्रयोग हुआ है तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 343 में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है, तो ऑप्शन ए मूल धातु, ऑप्शन बी है यौगिक धातु, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक धातु और ऑप्शन डी है नाम धातु। तो कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है, हमको बताना है कि ये किस धातु का प्रकार है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये? तो ये मूल धातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद क्या है ये? फारसी। औलाद क्या है ये? अरबी है। ठीक है, अरबी है, ऑप्शन नंबर बी सही, सॉरी ए सही होगा। अगला है, अति उक्ति शब्द की संधि करने पर शब्द बनेगा। अति उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अति उक्ति, ऑप्शन बी अति युक्ति, ऑप्शन सी है अति युक्ति और ऑप्शन डी अति उक्ति। तो अति प्लस उक्ति शब्दों को की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा अतियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? अतियुक्ति बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए भार्गव, ऑप्शन बी है शिवप्रिय, ऑप्शन सी है भृगुनंदन और ऑप्शन डी है रेणुका तनय। तो परशुराम का पर्यायवाची कौन नहीं है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, क्या है, शिवप्रिय। क्या है ये? परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए नवरात्र, ऑप्शन बी है अनुदिन, ऑप्शन सी है पदगत और ऑप्शन डी है धर्माधर्म। तो कौन इसमें किसमें तत्पुरुष समास है, हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें क्या है, पदगत में क्या है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, पदगत में क्या है, तत्पुरुष समास है। इसका क्या होगा, समासी विग्रह। तो इसका होगा पद को गया हुआ, पद को गया हुआ। ठीक है, तो यह इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, तत्सम शब्द चुने। ठीक है, तत्सम शब्द हमको बताना है कि इसमें तत्सम कौन सा है। तो भविष्य, ऑप्शन बी है खीर, ऑप्शन सी है गली और ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसमें तत्सम कौन सा है, हमको बताना है। तो इसमें क्या है, भविष्य क्या है, ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला में कौन सा प्रत्यय है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी है उला, ऑप्शन सी है ओला और ऑप्शन डी है औला। तो खटोला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो खटोला में ओला प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं करती उसे कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन, इनको बताना है कि कौन इसमें सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो कौन इसमें सर्वनाम का प्रकार नहीं है? तो ये होगा गुणवाचक, क्या है ये, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना
लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, यहाँ पे खाली स्थान है, रूप में जागृत करता है। हमको यहाँ खाली स्थान पे भरना है कि कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए स्वाभाविक, ऑप्शन बी है संकीर्ण, ऑप्शन सी है अस्वाभाविक और ऑप्शन डी है अनिरंजित। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा भरा जाएगा? तो क्या लिखा है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, यहाँ पे खाली स्थान है, के रूप में जागृत करती है। तो कौन सा इसमें उचित वाक्य भरा जाएगा? तो क्या है? तो ये है स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। ठीक है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। ऑप्शन पहला है कि संदेह, संदेहवाचक, ऑप्शन बी है इच्छावाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी है आज्ञावाचक। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, इसमें कौन सा वाक्य भेद होगा? तो इसमें होगा संकेतवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना किसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है कहलाता है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण यह मुद्दा चर्चा में आया है कहलाता है। तो ऑप्शन ए पित्त पत्रकारिता, ऑप्शन बी है पेज 3 पत्रकारिता, ऑप्शन डी है आप एड और ऑप्शन डी है न्यूज पेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूज पेज कहते हैं। ठीक है, न्यूज, उसे हम न्यूज पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो। अगला है विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी है हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को और ऑप्शन डी है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो विभाषा किसे कहते हैं हम? तो विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।